हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे। उसके अलावा टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सारे पर कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स का जो फोर्स है और उसका एक्सेलरेशन का जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स, ये न्यूटन का पीरियड जो था 1642 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। ठीक है, इस पीरियड में जो है, इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए क्या चाहिए? उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट जो है वुडन ब्लॉक है ये, और ये किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, तो इसको मूव करने के लिए यदि ये u वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, u इज इक्वल टू कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको ये वेलोसिटी बना के रखने के लिए इसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और ये थ्योरी थोड़ा रीजनेबल भी था, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी ब्लॉक को आप अगर पुश या पुल करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस थ्योरी को कुछ हद तक गैलीलियो ने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको फोर्स का ज़रूरत नहीं है। गैलीलियो ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। आप देखेंगे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था कि इस सरफेस को जिस पर कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका जो है सो फ्रिक्शन जो है सो मिनिमाइज कर दिया गया। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये आइसी सरफेस है और इसमें कोई आइस ब्लॉक या कुछ भी आप अगर मूव कराते हैं और सर्टेन पुश देते हैं तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस तक चलते जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम में क्योंकि इस बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है हमारा रियल लाइफ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो थोड़ी देर के बाद, एक बार अगर आप पुश करके एक्सटर्नल फोर्स दे देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट था। उसके बाद न्यूटन ने 1642 से 1727 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड उनका ये पीरियड रहा। ठीक है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट जो है सो ये यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर u वेलोसिटी से मूव करते रहेगा रियल लाइफ में, है ना, तो u वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने से क्या हो सकता है कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं, राइट। और अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो उसमें क्या क्रिएट होगा? एक्सेलरेशन। ये चीज़ हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो वो सेम स्टेट में रहेगा। स्टेट में अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी स्टेट में मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, तो ये थ्योरी था इम्पोर्टेंट। उसको दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि अगर इफ नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा, अगर नेट फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पर, मान लेते इस पर अगर हम एफ नेट इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेज लगते हैं, और एफ नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंगली ही उसमें मोशन होता है, या उसमें वेलोसिटी होता है, या एक्सेलरेशन होता है, सॉरी उसमें एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो इसलिए न्यूटन जी बोल रहे थे कि अगर एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाए किसी ऑब्जेक्ट में तो उसका जो स्टेट होगा, स्टेट में नो चेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर वो कांस्टेंट
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी स्टेट में रहेगा, नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि अगर उसका रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उस पर कोई नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू अगर आपको 0 लगा दे तो क्या होगा, उसमें उसी स्टेट में रहेगा, सेम स्टेट। वो क्या रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा, मतलब उसका जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, हमें ये डिफिनीशन मिलता है, फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। फोर्स का डिफिनीशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को का जो स्टेट है, स्टेट मतलब उसका जो मतलब जिस स्टेट में है, जैसे वो बोल सकते रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि आपका उस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट का वैल्यू 0 से बड़ा ना हो। ठीक है, अगर उस पर कोई वैल्यू मतलब एफ नेट 0 हो जाता है तो सेम स्टेट में रहेगा। करेक्ट, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हो गया। इससे पहले वाले चैप्टर में मैं बताया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है सो हर कंडीशन में मेट नहीं होता है या उसमें ओबे नहीं होता है रूल्स। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करने के लिए क्या चाहिए कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और उसका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड उसका साइज, ये दोनों मैटर करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट थिंग्स है कि उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम जो है, जैसे हमारा अर्थ का सरफेस को हम जो नॉर्मल शॉर्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, आप अगर कार का स्पीड या नॉर्मल सिनारियो में उसको हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूटन्स लॉ है ना लगा सकते हैं, कैन बी यूज्ड, न्यूटन्स लॉ को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केसेज है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। आप इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मूविंग फ्रेम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, और जो उसका दूसरा रेफरेंस भी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को समझने के लिए चलिए आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। अर्थ का जो मोशन होता है, ये मान लो एक्सिस है, तो अर्थ ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो अर्थ का मोशन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट होता है अर्थ का मोशन। ठीक है, तो अगर शॉर्ट ट्रिप के लिए, मान लेते शॉर्ट ट्रिप के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ में आप मोशन मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें अर्थ का जो रोटेशन है या अर्थ के रोटेशन से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक ये नॉर्थ पॉइंट पर एक बड़ा सा आइस का, मतलब कोई आइस का आप पक लेते हैं, पक मतलब कि कोई डिस्क टाइप का आइस का ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से जब आप थ्रो करते हैं तो साउथ प्लेन पर पहुंचना चाहिए इस लाइन से, लेकिन ये क्या पहुंचता है, उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, ये इस लाइन से नहीं पहुंच के ऐसे पहुंचेगा। ऐसा क्यों होता है, अब जानते हैं, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है जिसके कारण से क्या होता है कि उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन ऐसे नहीं होके ऐसे होता है। ठीक है, तो इस केसेज में क्या हो रहा है कि अर्थ यहाँ पर मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है यहाँ पर, तो दोनों में क्या है कि अर्थ ये मूविंग अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ जब मूविंग केसेस होगा तो ये केस ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। ठीक है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें जो कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है,
फ्री बॉडी डायग्राम हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लेते कोई ब्लॉक है, इस पर F1 फोर्स लग रहा है या कोई स्ट्रिंग है, सपोज कोई स्ट्रिंग है ना, और उसमें उसका वेट इज इक्वल टू mg है, तो इस स्ट्रिंग पर जो है सो इसका टेंशन क्या होगा, टेंशन T इज इक्वल टू अपवर्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में T इज इक्वल टू अप और mg नीचे, तो इसको W, तो ऐसे हम फ्री बॉडी डायग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, किसी पॉइंट पर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब थर्ड थिंग्स है कि फोर्स जो हमारा सिस्टम यूनिट है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सिस्टम और यहाँ पर आपका अगर मान लेते हैं ये फोर्स है और ये मास हो गया और इसका एक्सेलरेशन हो गया, तो डिफरेंट सिस्टम में क्या क्या रिलेशन होता है आपस में, वो एक बार हम देखते हैं। तो SI यूनिट में जो है, SI यूनिट में आप क्या लेते हैं, SI सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है फोर्स का जो है सो न्यूटन होता है, स्मॉल से NEWN लिखते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाले यूनिट लेंगे, सिस्टम लेंगे, तो उसमें क्या होगा, फोर्स का होगा डाइन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राम को हम ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थर्ड सिस्टम है हमारा ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि इसको जो हम यूज करते हैं, मतलब फोर्स का जो मेजरिंग होता है उसको पाउंड या LV लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका यूज होता है मास स्लग में मेजर किया जाता है, और जो एक्सेलरेशन होगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिफरेंट कन्वेंशन है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, और इसमें रिलेशन भी इस्टेब्लिश आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हम कंप्लीटली समझ चुके हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिलता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिलता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है, स्टेट हम कर सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख सकते हैं, इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर सम इज इक्वल टू मास स्केलर क्वांटिटी है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो है सो नेट फोर्स कितना लगता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका मतलब हो गया, उसका इज इक्वल टू होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस फोर्स, तो उस दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोले न्यूटन जी, ठीक है, न्यूटन ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर है ना F फोर्स लग रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर मान लेते ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसमें F फोर्स लग रहा है ड्यू टू इट्स F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, है ना, ड्यू टू इट्स वेट के कारण F फोर्स लग रहा है, तो ये सरफेस जो है उस पर -F फोर्स लगाएगा। -F का मतलब हो गया कि ये
इसी डायरेक्शन में माइनस एफ, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर इक्वल अमाउंट ऑफ एफ फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ फोर्स लगाएंगे। इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम रिफ्रेज कर सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। अगर ए जो है अपने वेट के कारण ऑब्जेक्ट बी पर है ना एफ फोर्स लगा रहा है, तो बी जो है वो भी क्या लगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि माइनस एफ फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, माइनस एफ फोर्स इन दैट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जितना फोर्स उसके वेट के कारण लगेगा सरफेस, उसी सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे लिए जो इसमें बनेगा वो टेंशन स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग को हमें क्लियरली कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और मतलब कोई भी वॉल है, सेलिंग है, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट को हम टाई कर देते हैं, उसका जो वेट है W है, ठीक है, वो नीचे की तरफ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी के कारण ये इस पर लग रहा है। इसका मास m है, mg हो गया, लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो फोर्स होगा वो W वेट के कारण होगा, ठीक है, मान लेते हैं। अब हमारे लिए समझना है कि जो स्ट्रिंग का अगर मास होता है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो उस केसेस में जो है जो टेंशन होते हैं इच मतलब कि जैसे आपको यहाँ पर टेंशन निकालना होगा पॉइंट ए पर, तो यहाँ से बी पॉइंट तक, ए टू बी जो है, अगर मास ऑफ स्ट्रिंग m है तो इसका जो वेट होगा स्ट्रिंग का वो mg होगा, ठीक है। और अगर हर पॉइंट पर उसका क्या होगा, टेंशन अलग अलग होगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारा समझना कि अगर स्ट्रिंग में मास है ना, मास है, तो उस केसेस में क्या होगा कि हमारा टेंशन जो है हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि उसके मास के कारण जो है उसका टेंशन अलग अलग होगा। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम, अगर हम ये इस चीज़ को समझते हैं, इस केस को, इसमें बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी पर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बी पॉइंट पर जो है सो कितना टेंशन होगा, मान लेते T इज इक्वल टू बी पॉइंट पर जो है सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, T, और ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू M इंटू जी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg हो जाएगा एट किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर। अब एट ए पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पर जो है सो क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो ए पॉइंट है मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए पॉइंट हो गया, इसमें जो टेंशन हो गया मान लेते T डैश ऊपर की तरफ होगा, और इसका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के कारण वेट mg होगा नीचे की तरफ, और एक वेट होगा mg कैपिटल M ड्यू टू दिस ब्लॉक के कारण। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में हम लिख सकते हैं T डैश इज इक्वल टू, है ना, ये जो mg प्लस कैपिटल mg, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई स्ट्रिंग का जो टेंशन का डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज जो पॉइंट है उसका अबे होता है। अबे का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ। मान लेते कि जो यहाँ पर अगर वेट कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हिंग किया हुआ है, तो इसमें वेट जो है इसका W इज इक्वल टू mg है जो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा इस पॉइंट पर, ये अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में। अब अगर हम इस केस को ऐसे समझते हैं कि अगर मान लेते स्ट्रिंग का जो मास है m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 0 कर देते हैं,
तो आप क्या देखेंगे इस केसेस में? इस केसेस में देखेंगे कि टी डैश इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, जो कि फर्स्ट केसेस में पॉइंट बी पर निकाले थे, वही टेंशन जो है सो पॉइंट ए पर है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का मास अगर 0 होता है तो उस केसेस में क्या हमने यहाँ पर देखा कि उसका स्ट्रिंग का मास अगर 0 हो गया तो क्या होगा? टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा? सेम, उसमें टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो स्ट्रिंग का मास होगा उसके कारण से डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा ड्यू टू इट्स मास। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। मान लेते यदि कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लटका रहे हैं तो इसके वेट के कारण जो है सो एम जी वेट के कारण नीचे की तरफ होगा, तो टेंशन क्या होगा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम, है ना, अवे फ्रॉम वेट होगा, ठीक है। या जो जिस ऑब्जेक्ट में आप बैठ के टेंशन, मतलब मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आपको टेंशन देखना है, ठीक है, टेंशन निकालना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आप देख लीजिए, वही उसका टेंशन होगा, है ना। मान लेते ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दो रस्सी के बीच में, मान लेते यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो F, इस पॉइंट पर फोर्स F लग रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर आपको टेंशन निकालना है, अगर इसका मूवमेंट ये ए एक्सेलरेशन से इधर से जा रहा है, तो इसका टेंशन जो इस स्ट्रिंग में होगा वो T अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो टेंशन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन इन स्ट्रिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेंशन जो है, स्ट्रिंग का टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा अगर क्या, अगर मास 0 होता है स्ट्रिंग का। अगर स्ट्रिंग का मास रहता है, स्ट्रिंग में मास को कंसीडर करते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिस पॉइंट पर आप स्ट्रिंग का टेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से, है ना, जहाँ से बोला गया है वहाँ तक का आपको स्ट्रिंग का मास, है ना, के कारण जो उसका वेट होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रीली फॉलिंग पुल्ली के केसेस में डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, ठीक है।